नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रिंकू है और मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मैं एक गरीब परिवार से हूँ और ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की है। इसीलिए पैसे कमाने के लिए मैंने विदेश जाने का सोचा। हमारे पास के शहर में मैं एक एजेंट के पास गया और बोला कि मुझे विदेश जाना है। एजेंट ने कहा कि वह उसे सऊदी अरब भेज देगा और ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। मुझे ड्राइविंग आती थी, इसीलिए मैंने ड्राइवर की नौकरी के लिए एजेंट से बात की। कुछ दिन बाद मेरा वीजा लग गया और मैं सऊदी अरब चला गया, जहां पर मुझे एक शेख के घर पर गाड़ी के ड्राइवर का काम मिल जाता है। मेरे व्यवहार और मेरा काम मेरे मालिक को बहुत पसंद आया, जिसके कारण उन्होंने अपने घरेलू ड्राइवर, जो कि किसी दूसरे से था, उसकी जगह मुझे अपने घरेलू ड्राइवर के काम पर रख लिया। अब मेरा काम सिर्फ घर के सभी सदस्य, शेख साहब की 2 जवान बेटी, 2 लड़के और उनकी पत्नी को जहां पर भी जाना होता उन्हें केवल मैं ही लेकर जाता था। लेकिन शेख ने बहुत ही कड़े नियम बनाए थे। मैं घर की किसी भी महिला से बात नहीं कर सकता था और यही नियम घर की सभी महिलाओं के लिए लागू था। हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते थे। जब भी घर की किसी महिला सदस्य को बाहर जाना होता तो वह घर के अंदर से एक पर्ची पर लिख कर लाती कि उन्हें कहाँ जाना है। वह पर्ची के मेरी सीट पर रख देती और मैं उसे पढ़कर उन्हें उस जगह ले जाता जहां वह जाना चाहती थी। घर की सभी महिलाओं को अपने शरीर पर कपड़े कुछ इस तरह पहनने होते थे कि नाखून तक भी दिखाई ना दे, लेकिन मेरी किस्मत को जैसे कुछ और ही मंजूर था। इतने कड़े नियम होने के बाद भी शेख साहब की बड़ी बेटी को मुझसे प्यार हो जाता है। यह सब कैसे हुआ, कहाँ हुआ और मुझे उसका नतीजा क्या भुगतना पड़ा, जानने के लिए पूरी कहानी जरूर सुनना। मुझे केवल घर के मर्दों से बात करने की इजाजत थी। मालिक ने कहा कि अगर मुझे यहाँ नौकरी करनी है तो अरबी भाषा सीखनी होगी। मैंने 2 महीने में ही अच्छी भली अरबी बोलना सीख लिया था और टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलने लगा था। घर की कोई महिला को बाहर जाना होता तो पर्ची में देखकर उन्हें वहां ले जाता और गाड़ी के पास उनके आने का इंतजार करता रहता। ज्यादातर उनके घर की बड़ी बेटी ही बाहर जाती थी। शेख की पत्नी बहुत कम घर से निकलती थी। उनकी दी हुई सभी पर्ची अपने पास रखता था और सप्ताह के अंत में अपने मालिक को दे देता था, जिनसे उन्हें पता चलता कि मैं कहाँ कहाँ गया था। यह हमारी दैनिक दिनचर्या थी। एक दिन मैं गाड़ी में बैठकर अपने पर्स में कुछ देख रहा था और मैंने सारी पर्चियां निकालकर गाड़ी की सीट पर रखी थी। तभी शेख की सबसे बड़ी बेटी गाड़ी के पास आती है और पर्ची को सीट पर रख देती है। सीट पर पहले से ही 10 से 15 पर्चियां पड़ी हुई थी, तो वह पर्ची उन पर्चियों के अंदर मिल गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें कहां पर जाना है और मैं उनसे पूछ भी नहीं सकता था। तभी मैंने सोचा कि वह अक्सर ज्यादातर मॉल में जाती थी। मैंने सोचा शायद उन्हें वहां जाना होगा, इसलिए मैं गाड़ी को मॉल के सामने ले जाकर पार्किंग में खड़ी कर दी। जब लड़की ने देखा कि यह वह जगह नहीं है जहां उनको जाना है, काफी समय निकल गया और लड़की गाड़ी में ही बैठी थी। मैंने सोचा क्या बात है, आज वो गाड़ी से क्यों नहीं उतरी, कहीं नींद तो नहीं आ गई है। नियमों के अनुसार ना तो वह लड़की बोल सकती थी और ना मैं बोल सकता था और ना ही मैं पीछे देख सकता था। काफी समय बाद मैंने हिम्मत करके गाड़ी में लगी हुई शीशे से उनको देखा तो वह मुझे ही देख रही थी। मैंने देखा तो उस लड़की ने अपना हिजाब भी निकाल रखा था और जैसे ही मेरी आंखें उस लड़की की आंखों से मिली तो मैं काफी घबरा गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वापस देखा तो वह मुझे ही देखे जा रही थी। पर थोड़ी देर बाद उस लड़की ने अपने मोबाइल में टाइप करके मुझे दिखाया, जिसमें लिखा हुआ था कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो थोड़ी देर बाद वह लड़की वापस मुझे मोबाइल में वही लिखकर दिखाती है। अब मेरे समझ में आ चुका था कि मैंने गलत पर्ची देख ली है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सकता था और ना ही लिख सकता था। तभी वह लड़की गुस्सा हो जाती है और मुझसे बोलती है कि तुम बोल नहीं सकते, गूंगे हो क्या। मैंने उस लड़की की पहली बार आवाज सुनी थी। लड़की काफी गुस्से में बोल रही थी कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तुम मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने कहा, गूंगा तो आप लोगों ने बना दिया है। पर्ची वाला भी कोई सिस्टम होता है, कुछ बोल नहीं सकते।
क्या तुम थोड़ा बहुत बोल लगे तो क्या तुम्हारी जुबान कट जाएगी? मेरी बात सुनकर वह लड़की दंग रह जाती है और वह मुझे बताती है कि उसे कहाँ जाना है। और फिर मैं गाड़ी लेकर वहाँ चला जाता हूँ और वह लड़की काम करके वापस गाड़ी में आ जाती है और घर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में मेरे मन में अलग अलग विचार आ रहे थे। मैंने सोचा आज मेरा क्या होने वाला है, क्योंकि मालिक ने सख्त हिदायत दी थी, लेकिन आज तो मैंने बात कर ली। मैंने धीरे से मालकिन से कहा कि मालकिन गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उसे लड़की ने कहा कि तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? मैंने कहा मैं एक बहुत ही गरीब घर का लड़का हूँ और अगर मलिक को पता चल गया तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। तभी वह लड़की कहती है कि यही डर तो मुझे भी लग रहा है कि अगर तुमने अब्बू को बता दिया तो पता नहीं वह हमारे साथ क्या करेंगे। तब वह लड़की मुझे एक दुकान के पास गाड़ी रोकने के लिए कहती है और दुकान से नारियल पानी लेकर आती है और मुझे कहती है कि तुम्हारा काफी पसीना निकल गया है, तुम इसे पी लो। और कहती है कि मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और तुम भी किसी को कुछ मत बताना। रास्ते में मैंने 2-3 बार उस लड़की को देखा तो वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। अगले दिन वह लड़की एक पर्चा लेकर आई और मेरी गाड़ी की सीट पर रख दिया और हंसकर मुझसे बोली कि पर्ची में देखने की जरूरत नहीं है, वह तो मैं घर के नियम के कारण लेकर आई हूँ, चलो सुपरमार्केट चलते हैं। रास्ते में वह लड़की मुझसे पूछती है कि अब्बू हमारे बारे में कुछ पूछ रहे थे क्या? तो मैंने कहा कि नहीं, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, लेकिन मैंने अपने घर पर अपनी माँ और बहन को सब कुछ बता दिया। और इस पर मेरी माँ और बहन को बहुत हंसी आई और मेरी बहन ने कहा कि मैं बहुत सीधा साधा हूँ। इस प्रकार हम दोनों का रास्ते में बातों का सिलसिला जारी रहा और उसे लड़की को रास्ते में नींद आ गई और मैं गाड़ी को पार्क करने के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग के अंदर खड़ी किया और जहाँ पर नाम मात्र का ही उजाला था। मैंने देखा तो वह लड़की सो रही थी। मैंने उसको आवाज दी कि मेम साहब हम पहुंच गए हैं। जिस पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया तो मैंने उन्हें फिर से जोर से कहा कि मेम साहब हम पहुंच गए हैं। लेकिन फिर भी वह लड़की नहीं जागी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी नहीं जागी। फिर मैंने उसे लड़की के दोनों कंधों को पकड़कर जोर से हिलाया और कहा कि मेम साहब हम पहुंच गए। तो उसे लड़की ने अपनी आंखें खोल दी और मैं घबरा के पीछे हट गया। उसे लड़की ने कहा कि तुमने मुझे छुआ? तो मैंने कहा नहीं मेम साहब मैंने आपको नहीं छुआ। तो वह लड़की फिर से कहती है कि तुमने मुझको छुआ? तो मैंने कहा मेम साहब आप गहरी नींद में सो रहे थे, इसीलिए आपको उठाने के लिए हल्की सी उंगली से आपको टच किया था। मुझे घबराया हुआ देखकर वह लड़की जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा कि वह नाटक कर रही थी, वह पहले ही जाग चुकी थी। फिर उसे लड़की ने कहा कि घबराओ नहीं और यहाँ मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठो। मैंने कहा मेम साहब मैं आपके पास नहीं बैठ सकता। तो उसे लड़की ने कहा कि यह मेरा आदेश है और मेरे पास आकर बैठो। मैं घबराता हुआ उसे लड़की के पास सीट पर जाकर बैठ गया। तभी उसे लड़की ने कहा कि वह जवान हो चुकी है और उसके अब्बू की बंदिशें के कारण वह कहीं बाहर नहीं जा सकती और ना ही उसका कोई दोस्त है और वह चाहती है कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड हो। तो वह मुझसे कहती है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? उसे लड़की ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मैंने कहा मेम साहब आप यह क्या बातें कर रहे हो? मैं आपका एक नौकर हूँ और जिसे आपसे बात करना तक की आजादी नहीं है तो मैं आपका दोस्त कैसे बन सकता हूँ? और मैंने कहा कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं दूसरे देश से आया हूँ और यहाँ का क्या कानून है और मैं यहाँ किस तरह से फंस सकता हूँ। वह लड़की मुझसे कहती है कि मुझे पक्का उम्मीद है कि तुमसे दोस्ती करके मुझे मजा आएगा और उसे लड़की ने मुझे अपने गले से लगा लिया। दोस्तों सोचिए, जिस लड़की से आज तक मैंने बात तक नहीं की और ना ही मैंने कभी उसको देखा था और वह मेरे गले से लगी हुई थी। मेरा गला सूख गया और मैं पसीना पसीना हो गया, लेकिन आखिर में मुझे उस लड़की की बात माननी पड़ती है और उसके बाद मुझे उस लड़की से प्यार हो जाता है और यह सिलसिला लगभग 1 साल तक ऐसे ही चला रहा। किसी को भी कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक दिन उस लड़की की माँ को हमारे बारे में पता चल जाता है।
जब लड़की की माँ उससे इसके बारे में पूछती है तो वह लड़की सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है कि इसमें रिंकू की कोई गलती नहीं है, उन्होंने उसके कहने पर यह सब कुछ किया है। तब उसे लड़की की माँ उससे कहती है कि तुम्हें नहीं पता, तुमने एक गरीब को किसी मुसीबत में डाल दिया है और तुम्हें पता है कि तुम्हारे अब्बू को पता चलेगा तो वह हमारे साथ क्या करेंगे। फिर वह लड़की और उसकी माँ गाड़ी में बैठकर मेरे साथ कहीं जा रही थी। तो रास्ते में लड़की की माँ मुझे कहती है कि रिंकू, अब तुम्हें अपने देश लौट जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब मुझे आए हुए यहाँ 2 साल होने वाले थे और कुछ दिन बाकी बचे थे, मेरी छुट्टियां होने वाली थीं और उसके बाद मैं भारत वापस लौट आया और अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम महक है और मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मैं और मेरे पति एक ही बैंक में जॉब करते हैं, लेकिन हमारी ब्रांच अलग अलग है। वो सीनियर मैनेजर है और मैं मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। एक बार मेरी 1 महीने की ट्रेनिंग थी और मुझे नागपुर में ही रहना था। मैं नागपुर पहुंच गई और भी कई शाखाओं से लोग आए हुए थे। बैंक ने 2 प्राइवेट गेस्ट हाउस बुक कर रखे थे। मेरे कमरे में भी सोनिया नाम की एक लड़की थी जो लखनऊ से आई हुई थी। हमारे 3 इंस्ट्रक्टर थे और एक प्रोग्राम को ऑर्डिनेटर थे जिनका नाम अरविंद है और वो अब मेरे पति है। बहुत ही खुशनुमा माहौल था। 2 दिन में ही सभी घुल मिल गए। मैंने नोटिस किया कि अरविंद जी सर की नजर लगभग मेरे पर ही रहती थी और वो किसी न किसी बहाने से मेरे से बात करने या मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहते। पहला सप्ताह खत्म हुआ और हमारा टेस्ट हुआ। शाम को एक छोटी सी पार्टी का प्रोग्राम रखा गया जिसमें कहा गया कि जो कोई भी कुछ भी कहानी या गाना कुछ भी सुनाना चाहे सुना दे। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे गाने का बहुत शौक है। मेरी बारी आई तो मैंने लता जी का गाना सुनाया। फिर तो जैसे महफिल रुक ही गई और हर ओर से किसी न किसी गाने की फरमाइश आने लगी और मैंने 5 और गाने सुनाए। पार्टी के बाद डिनर पर हम बैठे तो अरविंद सर ने अपनी कुर्सी मेरे साथ रखी ताकि कोई ना कोई बात होती रहे। कभी प्लेट के बहाने तो कभी गिलास के बहाने उन्होंने मुझे छुआ। मुझे भी अब उनमें दिलचस्पी होने लगी थी। जैसे ही डिनर खत्म हुआ और सब अपने अपने रूम में जाने लगे तो अरविंद सर ने मेरे से पूछ लिया, कल रविवार है, आप क्या कर रही है? मैं बोली, पहले तो मैं आराम से सोकर उठूंगी, फिर पूरे हफ्ते के मैले कपड़े धोऊंगी, फिर कुछ पढ़ाई करूंगी। तो उन्होंने बोला कि अगर मुझे अच्छा लगे तो कल शाम को मूवी देखने चलते हैं। शाम को थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे, कुछ देर शहर में घूमेंगे और फिर शाम को मूवी देखने के बाद डिनर बाहर करेंगे। मुझे भी इसमें कुछ खास बुराई नहीं लगी और वैसे भी मैं उनसे अपने आप को आकर्षित महसूस कर रही थी तो मैंने हाँ बोल दिया। शाम को हम मूवी हॉल पहुंच गए। इंग्लिश मूवी थी। हॉल में कोई खास रश नहीं था। मैंने महसूस किया कि अरविंद का ध्यान मूवी में नहीं था और वो बेचैन भी महसूस कर रहा था और बीच बीच में चोर निगाहों से मुझे देखने की कोशिश भी करता। शायद वो डर रहा था। अब मैं तो फैलकर नहीं सकती थी। फिर भी मैंने कुछ करने की सोची। मैंने अपने हाथ उठाकर एक जोरदार अंगड़ाई ली और मेरा हाथ उसके चेहरे से टकराया तो मैंने सॉरी बोल दिया। थोड़ी देर बाद उसमें थोड़ी हिम्मत आई और उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मैंने भी अपना हाथ नहीं हटाया तो उसका हौसला बढ़ा और उसने मेरे हाथ को दबाना शुरू कर दिया। तभी इंटरवल हो गया। इंटरवल के बाद ऐसे ही लगभग 15 मिनट बीत गए। मैं डर गई कि कहीं वो डर तो नहीं गया, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि वो कोई हरकत करे। जब उसने कोई हरकत नहीं की तो मैंने ही उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। हम पिक्चर हॉल से बाहर आए, नजदीक ही एक रेस्टोरेंट में डिनर किया और गेस्ट हाउस आ गए। अपने रूम में आकर मुझे लगभग 2 बजे तक नींद नहीं आई। मुझे अंदाजा था कि यही हाल अरविंद का होगा। अगले दिन से फिर ट्रेनिंग शुरू हो गई। शाम को अरविंद ने मुझे बोला कि डिनर गेस्ट हाउस की बजाय बाहर करे। मुझे लगा कि वो कल वाला अधूरा काम पूरा करने का जुगाड़ लगा रहा था। मेरा भी मन किया कि अरविंद का काम कर देना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम एक रेस्टोरेंट में गए
और हम डिनर करने लगे। खाना खाते खाते अरविंद ने मुझे बोला कि वो एक बात कहना चाहता है। मेरी सहमति मिलते ही उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं चुप रही। मेरा जवाब ना पाकर उससे बेचैनी होने लगी। वापस गेस्ट हाउस में आकर वो अपने कमरे में और मैं अपने कमरे में चले गए। 2 दिन बाद मेरी रूम पार्टनर के घर से फोन आ गया कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और वो चली गई। अब मैं कमरे में अकेली रह गई। अगले दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक तो कमरे में मच्छर थे और कुछ मैं बेचैन थी। मैंने रात को लगभग 1 बजे अरविंद को फोन किया। 2 बार ट्राई करने के बाद उसने फोन उठाया। मैंने उसे नींद से जगाने के लिए माफी मांगी और पूछा कि कोई मच्छर भगाने वाली चीज है, तो उसने बोला कि ऐसा तो कुछ उसके पास नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद उसका फोन आया कि उसके कमरे में मच्छर नहीं है, अगर नींद न आ रही हो तो मैं उसके कमरे में आ जाऊं। हमारे कमरे एक ही फ्लोर पर थे। मैं पहले तो कुछ सोचती रही, फिर मैंने जाने का फैसला किया। मैंने जो गाउन पहना था उसी में ही उसके कमरे में चली गई। वहां एक डबल बेड था। हमने बातचीत की और फिर मैंने उसे कहा कि लाइट बंद कर दे। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, पर अब नींद नहीं आ रही थी और मूवी वाले दिन की बातें याद आने लगी। मुझे लगा कि अरविंद भी जाग रहा था। मैंने उसे आवाज दी तो पता लगा कि वो भी जग रहा था। मैंने पूछा कि नींद नहीं आ रही क्या, तो उसने बोला कि उसकी शुरू की नींद पूरी हो चुकी है, अब नींद आराम से ही आएगी। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन कॉरिडोर की लाइट से कुछ रोशनी खिड़की के शीशे से अंदर आ रही थी। हम बातें करने लगे। अरविंद ने मेरे से पूछा कि मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, तो मैं चुप हो गई। उसने जब दोबारा पूछा तो मैंने हंसकर उसे बोला, अरविंद तुम्हें अक्ल नहीं है। लड़की का चुप रहना भी उसकी हाँ कहने का एक अंदाज होता है। इतना सुनना था कि अरविंद ने मुझे अपनी ओर खींच लिया और मुझे अपने गले लगा लिया, और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब अरविंद के फोन का 7 बजे अलार्म बजा तो नींद खुली। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। मैंने उसे बोला कि वो कॉरिडोर में जाकर देखे कि कोई है तो नहीं, क्योंकि मैंने अपने कमरे में जाना था और मैं उस समय सिर्फ गाउन में थी। उसने जब देखा कि कोई नहीं है तो मैं भागकर अपने कमरे में चली गई। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग भी खत्म हो गई और सब अपने अपने घर चले गए। अगले 1 महीने तक हम सिर्फ फोन पर बातें करते रहे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे हमारी मिलने की तड़प बढ़ती जा रही थी। हमने तय किया कि हम महीने में 1 बार मिलेंगे। शनिवार को बैंक का हाफ डे होता था। अरविंद बैंक से छुट्टी करके सीधा शाम को ग्वालियर पहुंच जाता। मैं भी घर से कोई न कोई बहाना बनाकर अरविंद के साथ चली जाती और हम खूब एंजॉय करते। सुबह अरविंद वापस चला जाता। लगभग 1 साल बीत गया। अब हमने सोचा कि हमें शादी कर लेना चाहिए। हम दोनों ने अपने घर वालों के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। हम दोनों के परिवार पुराने ख्यालों के तो नहीं थे, पर ज्यादा आधुनिक विचारों के भी नहीं थे। समस्या यह आई कि हमारी जाति नहीं मिलती थी। खैर, थोड़ी सी कोशिश के बाद दोनों के परिवार मान गए और तय हुआ कि किसी दूसरे शहर में बिना किसी शोर शराबे के शादी करेंगे, ताकि जाति पाति का शोर मचाने वाले दूर ही रहे। शादी के बाद हम दोनों अरविंद के परिवार में नहीं रहेंगे और घर से दूर शहर में अलग मकान लेकर रहेंगे। 1 महीने बाद हमारे शादी की तारीख पक्की हुई। शादी के बाद हम दोनों ने एक ही शहर में ट्रांसफर के लिए अर्जी दाखिल कर दी। मेरी अर्जी पर ट्रांसफर के आर्डर आते आते 1 महीना लग गया। तब तक हम दोनों का अलग रहना हमारी मजबूरी बन गया। लेकिन तब तक अरविंद ने नागपुर में एक 3 बेडरूम सेट एक अच्छी सी सोसाइटी में किराए पर ले लिया। हम दोनों को पैसे की कोई कमी तो थी नहीं, इसलिए हमने 3 बेडरूम सेट लिया। मेरे ट्रांसफर के आर्डर आए और मैं नागपुर पहुंच गई। जिस दिन मैं नागपुर पहुंची उस दिन हमने खूब एंजॉय किया। उसके बाद डिनर के लिए निकल गए। वापस आकर हम जल्दी ही सो गए, क्योंकि मैं इतने लंबे सफर के कारण थकी हुई थी। अगले दिन हमारी और लोगों की तरह ही दिनचर्या शुरू हो गई। हमने एक नौकरानी रखी हुई थी जिसका नाम रेणु था। उसको हमने फ्लैट की एक चाबी दी हुई थी। वो सुबह हमारे पीछे से घर में आती और सफाई बर्तन और कपड़े आदि करके चली जाती।
कोई खास काम होता तो मैं उसे फोन पर ही समझा देती। हमारी उसकी मुलाकात महीने बाद ही होती थी, जब उसको पगार देनी होती थी। एक रविवार अचानक ही सुबह वो आ गई। उस समय हम सोए हुए थे। मैंने डोरबेल की आवाज सुनकर अपनी मैक्सी पहनी और दरवाजा खोलने गई। उसको ड्राइंग रूम में बिठाया और आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। मैंने उसे बोला कि वो थोड़ा इंतजार करे, मैं तब तक बाथरूम से होकर आती हूँ। मैं बाथरूम चली गई। रेणु ने सोचा कि आई तो हूँ ही, क्यों ना थोड़ा सा घर का काम ही कर दूं। उसने झाड़ू उठाया और हमारे बेडरूम में झाड़ू लगाने पहुंच गई। जैसे ही उसने लाइट जलाई तो रूम से बाहर भाग गई। बेडरूम में अरविंद बड़ी गहरी नींद में सो रहे थे। मैं जब बाथरूम से बाहर आई तो रेणु बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी अंदर झांक रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है, अंदर क्यों झांक रही हो? तो वो शर्माती हुई कुछ नहीं दीदी कहकर हॉल में झाड़ू लगाने लगी। मैंने जब बेडरूम में झांका तो मुझे सारा मामला समझ आया और मेरी जोर से हंसी निकल गई। मैंने उससे मजाक किया, चोर कहीं की, चोरी चोरी क्यों देख रही थी? क्या कभी देखा नहीं है? चल आ तुझे दिखाऊं। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बेडरूम की तरफ ले जाने लगी तो उसने अपना हाथ छुड़ा लिया, लेकिन मैंने भी जिद पड़ दच ली और बोली, अब पैसे मैं तुझे तब दूंगी जब तू मुझे बताएगी। मेरे मन में शरारत आ गई। मैंने उससे पूछा, क्या यह उसको पसंद है? तो वो शर्मा गई और बोली, दीदी आप मुझे पैसे दे दो, मुझे जल्दी जाना है। मैंने जोर देकर पूछा, पहले बता। तो बोली, जो चीज मिल ही नहीं सकती, उसकी पसंद और नापसंद का क्या मतलब? मैं बोली कि अगर उसकी इच्छा हो तो मिल भी सकती है। तो वो बोली, तो कुछ नहीं, पर उसकी आंखों की चमक से मैं समझ गई। मैंने उसे बोला, चल आ तुझे एक चीज दिखाती हूँ। थोड़ी देर बाद अरविंद की नींद खुल गई। अरविंद को मैंने बताया कि उसे कुछ पैसे चाहिए। अरविंद बोला, पॉकेट में नहीं है, अभी उसे एटीएम से लाकर देता हूँ। जब तक अरविंद को एटीएम से आना था तब तक मैंने रेणु को बोला कि वो नाश्ते की तैयारी कर ले, मैं नहा लेती हूँ। अरविंद के आने तक नाश्ता तैयार था। मैं भी नहा चुकी थी। मैंने उसे कहा कि वो भी नाश्ता हमारे साथ करे, तो वो भी डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। मैंने नोटिस किया कि रेणु लगातार मुझसे नजर बचाकर अरविंद को ही देखे जा रही थी। वो पैसे लेकर चली गई। अब वो किसी न किसी बहाने शाम को आने लगी। कभी वो सुबह काम पर नहीं आती तो शाम को आ जाती। फिर उसने बोला कि वो सुबह ज्यादा बिजी हो जाती है, अगर वो शाम को आ जाए तो। हमें भला क्या एतराज हो सकता था? हमें तो काम से मतलब था, वो सुबह करे या शाम को। बल्कि इसका सुख हमें यह हुआ कि जब हम थक कर घर आते तो वो घर पर होती और हमें चाय वगैरह बना देती और खुद भी पीती और चली जाती। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। हम अपने ऑफिस कभी गाड़ी से तो कभी मोटरसाइकिल से जाते थे। ये अपने ऑफिस से छुट्टी करके मुझे मेरे ऑफिस से पिक करते हुए आते थे। एक दिन हम सुबह मोटरसाइकिल से निकले। शाम को ऑफिस के टाइम बरसात शुरू हो गई। हम पूरी तरह भीगकर घर पहुंचे। जब हम घर पहुंचे तो रेणु नहीं आई हुई थी। अरविंद ने मेन डोर खोला और अंदर घुसते ही उसने मेरी तरफ देखा। मैंने उसे बोला कि दरवाजा तो बंद कर लेने दो। तो वो बोला, इतनी बरसात में कौन आने वाला है? अगर आ भी जाएगा तो यही देखेगा कि पति पत्नी प्यार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हमें हॉल में कोई खटका सुनाई दिया। मैंने सोचा कि दरवाजा खुला था, शायद कोई बिल्ली आ गई होगी। इसीलिए मैं उठकर हॉल में आई तो देखा कि ये तो 2 टांगों वाली बिल्ली यानी कि रेणु थी। मैंने उससे धीमी आवाज में पूछा, तुम कब आई? इससे पहले कि वो कुछ बोलती, अरविंद ने पूछ लिया, कौन है? तो मेरे मुंह से निकल गया, 2 टांगों वाली बिल्ली है। तभी अरविंद भी बाहर आ गया। हम दोनों को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो हल्का फुल्का गुस्सा ही था। तभी मुझे अरविंद ने बोला कि मेन डोर बंद करके आओ, इसकी गलती की सजा तो इसको देनी है। मैंने वैसा ही किया, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि अरविंद करना क्या चाहता था। जब मैं वापस आई तो अरविंद ने उससे पूछा कि उसे क्या सजा दी जाए। रेणु चुप रही तो अरविंद ने बोला कि तुम काम छोड़कर चली जाओ। वो हाथ जोड़ने लगी कि हम ऐसा ना करें, उसे हमारे जैसे अच्छे लोग फिर नहीं मिलेंगे। मैंने अरविंद को कहा, कुछ और सजा दे दो। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, रेणु बोल पड़ी, हमें कुछ और सजा दे दे।
वैसे थोड़ी सी गलती तो आप लोगों की भी है, आपको दरवाजा बंद कर लेना चाहिए था। जो दृश्य मैंने देखा, उस दृश्य को कोई भी देखता तो ऐसा ही करता। उसकी बात में तर्क था, परंतु अरविंद ने बोला, सजा तो उसे मिलेगी ही। फिर हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे तो रेणु के समझ में आ गया कि हम उसके साथ मजाक कर रहे हैं। वो बोली, साहब आपने तो मुझे नौकरी से निकालने की बात कहकर डरा ही दिया था। अरविंद ने बोला, अरे वो तो नकली गुस्सा था। 4 साल बीत गए, मैं ऑफिस जाती और रेणु घर को और बच्चों को संभालती। फिर एक दिन रेणु ने बोला कि उसने माँ और बहुत बीमार है और उसे उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। हम रेणु की रिश्तेदारियों में ज्यादा किसी को नहीं जानते थे और हमने ज्यादा पूछा भी नहीं। अरविंद ने उसको 50,000 रुपए दे दिए। जब वो 1 सप्ताह तक नहीं आई तो हमें चिंता होने लगी। हम उसके घर गए तो वहाँ ताला लगा था। उसके बाद कई दिन तक हम उसके घर जाते रहे और वहाँ ताला लगा मिलता। फिर एक दिन हमें वो घर खुला हुआ मिला तो हम बहुत खुश हो गए, परंतु वहाँ जाकर पता लगा कि वहाँ नए किराएदार आ गए थे। रेणु और उसके भाई का मोबाइल भी नहीं मिल रहा था। फिर हम आराम से बैठ गए कि शायद उनके साथ कोई हादसा वगैरह न हो गया हो, जिससे कि सारे परिवार का ही कुछ अता पता नहीं था। अब हमारे एक बच्चा है और जिंदगी आराम से कट रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।